हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एन के जोशी सर स्वागत करता हूं बच्चों आप सबका। बच्चों आज का जो चैप्टर है हमारा 10th क्लास का जो सिविक्स में चैप्टर नंबर 2 है आपका फेडरलिज्म, ये आपके सामने है। यहाँ हम लोग बच्चों फेडरलिज्म जो पावर शेयरिंग का ही एक पार्ट माना जाता है, हमने पढ़ा था पावर शेयरिंग में कि पावर शेयरिंग होता है डिफरेंट फॉर्म्स में, है ना। तो वर्टिकल भी होता है, हॉरिजॉन्टल भी होता है, बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, उसमें भी पावर शेयरिंग होता है। तो यहाँ जो चैप्टर है आपका फेडरलिज्म, वो है आपका वर्टिकल पावर शेयरिंग का एग्जाम्पल। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट फेडरलिज्म, ये हम लोग देख लेते हैं। सो फेडरलिज्म इज अ सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम होता है गवर्नमेंट का जिसमें पावर डिवाइड होती है, यानी शेयर होती है बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कंस्टिट्यूट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। एक कंट्री है, वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स या फिर यूनिट्स होते हैं और एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। तो वहाँ पे अगर पावर डिवाइड होता है उसको बोलते हैं फेडरलिज्म। जैसे कि हमारे इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल अथॉरिटी, ठीक है। अब सेंट्रल अथॉरिटी क्या करेगी, पावर को कंस्टिट्यूट यूनिट्स में शेयर करेगी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट पावर करेगी शेयर स्टेट गवर्नमेंट के साथ में, और स्टेट गवर्नमेंट पावर शेयरिंग करेगी आपके लोकल गवर्नमेंट के साथ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पावर का डिवाइड हो रहा है, एक सेंट्रल अथॉरिटी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट भी हम लोग इसको कहते हैं, ये पावर शेयरिंग करता है स्टेट गवर्नमेंट के साथ, और फिर यह स्टेट गवर्नमेंट आपके लोकल गवर्नमेंट के साथ पावर शेयरिंग करता है। अब हम लोग दूसरा टॉपिक है हमारा कि फेडरल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग फेडरल सिस्टम को ऐसा समझेंगे कि अगर किसी गवर्नमेंट में मोर देन वन लेवल है तो आपका वो फेडरल सिस्टम है। जैसे कि हमारे इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट और उसके बाद में लोकल गवर्नमेंट, तीन तीन लेवल से। तो अगर मोर देन वन लेवल अगर आपका होता है किसी कंट्री में तो फेडरल सिस्टम होता है। दूसरा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट पास ऑर्डर टू द लोकल गवर्नमेंट, यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर में लोकल गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट होती है, मतलब उसके पास अपना पावर होता है, उसे सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी कोई भी लॉ है या ऑर्डर है वो पास नहीं करती है ना। तो इस तरह से अगर सिस्टम है तो फेडरल सिस्टम आपका होता है। फिर स्टेट गवर्नमेंट हैज़ देयर ऑन पावर्स, स्टेट गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट के पास अपना अपना इंडिपेंडेंट यानी ऑटोनोमस पावर होता है, और स्टेट गवर्नमेंट डोंट रिमेन आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, बोथ आर आंसरेबल टू द पीपल। अब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट में जो सीएम होते हैं, हमारे यहाँ पे अलग अलग स्टेट में अलग अलग सीएम है, तो ये जो सारे सीएम है बच्चों, इन सीएम का इलेक्शन कौन करता है, या वहाँ के लोग जो स्टेट में रहते हैं जिनके पास में उनके स्टेट का वोटर आईडी कार्ड होता है, एपिक कार्ड। हमने लास्ट ईयर में पढ़ा था इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, तो वहाँ हमने ये समझा कि भाई स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट के लोग जो होते हैं जिनके पास में उस स्टेट का एपिक कार्ड होता है, एपिक कार्ड यानी इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, अगर ये होता है उसी के बेसिस पे वो लोग वोटिंग करते हैं, तो वहाँ पे वो सीएम को इलेक्ट करते हैं स्टेट में। तो जो स्टेट में सीएम होता है जिसे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है, ये रेस्पॉन्सिबल रहता है लोगों का, जो वो लोग हैं। जैसे कि गुजरात में सीएम, यहाँ के लोग गुजराती, उन्होंने वहाँ पे सीएम का वोटिंग किया है। अब जो सीएम है वो गुजराती, जो भी उन्होंने लोगों ने वोटिंग किया है वो उन्हीं के प्रति रेस्पॉन्सिबल होता है, आंसरेबल होता है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट में। एंड नेक्स्ट है हमारा यूनिटरी। अब इसमें क्या फ़र्क है, इसमें एक ही लेवल होता है। यहाँ देखो, यहाँ लिखा है मोर देन वन लेवल, जबकि यहाँ आप देखोगे तो आपके सामने आ रहा है ओनली वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। अगर दूसरे यूनिट अगर होते हैं तो वो सारे के सारे सबऑर्डिनेट होते हैं। सबऑर्डिनेट का मतलब इस एक मेन लेवल के अंडर में होते हैं, उनके पास में पावर अपना नहीं होता है, ये आपको समझना है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास द ऑर्डर और एनी लॉ टू द लोकल गवर्नमेंट। उसके बाद में पावर जो है वो लोकल गवर्नमेंट के पास में नहीं रहता है, जबकि यहाँ स्टेट गवर्नमेंट के पास, लोकल गवर्नमेंट के पास में ऑटोनोमस वो होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, तो पावर होता है, यहाँ पे नहीं होता है, ये आपको समझना है। एंड दूसरी बात, यहाँ पे लोगों के लिए और लोगों की गवर्नमेंट होती है, इसीलिए फेडरल सिस्टम होता है। जबकि यहाँ पे जो भी इसके यूनिट्स होते हैं वो सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आंसरेबल होते हैं। जो भी यूनिट्स हुए वो किसके लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आंसरेबल होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, वो है की फीचर्स। फेडरलिज्म की क्या की फीचर्स होती है, हम लोग एक एक करके वो देखेंगे यहाँ पे। तो नंबर 1 जो फीचर है वो ये है कि इसमें ज़्यादातर
लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो होते हैं वो 2 से ज़्यादा होते हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। मोर देन 2 हो गए तो इसका मतलब फेडरल कंट्री है हमारा देश। दूसरा, इसके जो जुरिस्डिक्शन होते हैं, जुरिस्डिक्शन का मतलब एक डिफाइंड एरिया, वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होता है, यानी डिफाइन किया जाता है। अलग अलग इसके गवर्नमेंट के लेवल्स होते हैं, लेकिन सिटीजन्स एक होते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, एमपी, यूपी, बहुत सारे स्टेट हैं, लेकिन सबके पास में सेम सिटीजनशिप है, वो है इंडियन। वो सारे के सारे भले गुजराती हो, मराठी हो, मारवाड़ी हो, लेकिन सब इंडियन है। ऐसी सिटीजनशिप होते हैं और इनके जुरिस्डिक्शंस भी होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जुरिस्डिक्शन का बार बार यहाँ उल्लेख हो रहा है तो मैं यहाँ उल्लेख कर देता हूँ। इसका मतलब होता है एक ऐसा एरिया जो एकदम लीगल अथॉरिटी होती है किसी कंट्री की या स्टेट की। तो अपना स्टेट है तो उसकी एक स्पेसिफाई बाउंड्री होगी। आपने स्टेट को देखा होगा तो आपने मैप में, इंडिया को मैप में देखा होगा तो सबकी बॉर्डर होती है, तो वो इनकी जुरिस्डिक्शन होती है। और 4th नंबर पे अगर हम फीचर की बात करें तो यहाँ पे अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस करना है तो बहुत सारा एक प्रोसेस होता है। इसमें कंसेंट की रिक्वायरमेंट होती है, सारे लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो होते हैं उनमें मिलते हैं। ऐसे ही हम लोग चेंजेस नहीं कर सकते हैं, कंसेंट की बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। कंसेंट मतलब एक तरह से एक्सेप्टेंस, भाई अप्रूवल लेना पड़ता है, परमिशन लेना पड़ता है, फिर जाके चेंजेस होता है। नेक्स्ट जो है हाईएस्ट कोर्ट होता है, जैसे कि अपेक्स बॉडी होती है हमारी सुप्रीम कोर्ट, और वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो पूरा इंडिया को लीड करता है। वहाँ हमारा अपेक्स बॉडी होता है, एज ए एम्पायर ये वर्क करता है। कोई भी डिस्प्यूट हो, चाहे वो स्टेट के बीच में हो, सिटीजन्स के बीच में हो, गवर्नमेंट के बीच में हो, ये सब उसका सॉल्यूशन करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी टू ऑल द लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये जो लेवल होते हैं इसके, उनमें भी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होती है। जैसे कोई भी एक अपना स्टेट है तो उस स्टेट में उसके पास में टैक्स कलेक्ट करने का पावर होता है। वो टैक्स को कहाँ यूज करे, उसके लिए क्या बजट हो, ये स्टेट गवर्नमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह काम करते हैं। ऐसी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस उनके पास होती ज़रूर है, ये आपको समझना है। ठीक है बच्चों, और इसी वजह से यहाँ फेडरल सिस्टम इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? पहली बात, इट सेफगार्ड्स एंड प्रमोट द यूनिटी। लोगों के अंदर यूनिटी आती है कि भाई हम लोग डिफरेंट भली हो, यहाँ पे डिफरेंट गवर्नमेंट है, डिफरेंट लोग हैं, लेकिन सेम सिटीजन से हम, ऐसी यूनिटी उनके मन में आती है बच्चों। दूसरा, ऐसा करने से यानी फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट रखने से लोगों में एकोमोडेशन होता है। जैसे बेल्जियम और बेल्जियन गवर्नमेंट ने, हमने ये पढ़ा था कि भाई वहाँ पावर शेयरिंग किया था, एकोमोडेशन प्रोवाइड किया था, तो लोगों के बीच में कम्युनिटी गवर्नमेंट भी थी। तो इससे लोग जो है वो हैप्पीनेस के साथ में रहे थे, उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। सिविल वॉर जो आपके श्रीलंका में हमने पढ़ा, वैसा सीन, वैसा दृश्य हमारे सामने नहीं आया। तो ये हमें समझना चाहिए। यहाँ डिफरेंट कम्युनिटी के लोग हैं और बहुत सारे कल्चर वाले लोग हैं हमारे इंडिया में, तो वो आपस में रहे शांति से, ऐसा फेडरल सिस्टम होता है। ये इसका मेन वजह होता है। इसी की वजह से दिस इज आल्सो नोन एज एन आइडियल फेडरल सिस्टम एज बोथ द एस्पेक्ट म्यूचुअल ट्रस्ट एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। इसी से सब ट्रस्ट के साथ में साथ रहते हैं। नेक्स्ट आपके जो टॉपिक है वो है 2 रूट्स टू फॉर्म फेडरलिज्म। फेडरलिज्म बनाने के लिए हमारे पास में 2 रूट्स है। पहला है हमारा कौन सा, कमिंग टुगेदर, और दूसरा है होल्डिंग टुगेदर। तो पहले कमिंग टुगेदर को हम डिटेल में देखते हैं क्या होता है इसमें कमिंग टुगेदर में देर आर मेनी स्टेट्स दे कम टुगेदर टू फॉर्म बिगर यूनिट। ऐसे सिचुएशन कमिंग टुगेदर में होती है और उनकी अपनी अपनी एक आइडेंटिटी होती है और सॉवरेंटी होती है। सॉवरेंटी का मतलब इंडिपेंडेंट होते हैं वो, इस तरह का उनकी पहचान होती है सिक्योरिटी के मामले में, डिफेंस के मामले में। एंड ऑल द स्टेट विल हैव इक्वल पावर। सारे स्टेट जो होंगे ना उसमें इक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल्स आपके सामने अमेरिका का है, और नेक्स्ट जो है स्विट्ज़रलैंड का है, और फिर नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है हमारा ऑस्ट्रेलिया का है। यहाँ इन कंट्रीज़ में कमिंग टुगेदर रूट है आपका फेडरलिज्म का। अब यहाँ इंडिया कहाँ है और इंडिया में क्या है, ये हम लोग देखेंगे होल्डिंग टुगेदर के बारे में। होल्डिंग टुगेदर क्या होता है, कंट्रीज़ अपना अपना पावर को डिवाइड करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ कंट्री क्या करेगी, पावर को डिवाइड करेगी। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट अपना पावर डिवाइड करेगी किस में, से स्टेट गवर्नमेंट में, और स्टेट गवर्नमेंट पावर डिवाइड करेगी लोकल गवर्नमेंट में। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट इसी वजह से, क्योंकि उसके पास पावर होता है, वही डिवाइड करती है, ज़्यादा पावरफुल होती है। और यहाँ पावर जो है ना अलग अलग यूनिट्स में
अनइक्वल होती है और कभी कभी तो स्पेशल पावर भी दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 370 आर्टिकल है आपका, जो पहले लगा था जम्मू कश्मीर के ऊपर, है ना। जम्मू कश्मीर को अलग से स्टेट हमने स्पेशल स्टेट माना इस आर्टिकल के तहत, और इसी आर्टिकल के तहत उसका अलग कॉन्स्टिट्यूशन था, अलग नेशनल फ्लैग था, नेशनल उसका एंथम भी था। ये सारे के सारे जो स्पेशल जो चीज़ें हैं वो कभी कभी हम लोग कुछ स्टेट्स को अपनी यूनिटी के लिए, इंटीग्रिटी के लिए स्पेशल राइट्स उन्हें प्रोवाइड करते हैं। ऐसा सिस्टम होता है होल्डिंग टुगेदर का, बिकॉज वी वांटेड टू होल्ड देम टुगेदर, इसीलिए ऐसा करना पड़ता है। एग्जाम्पल आपका स्पेन है, बेल्जियम है, और हमारा यहाँ पे भारत इंडिया है ना। तो ये होल्डिंग टुगेदर का एग्जाम्पल्स है यहाँ पे, और ये आपके जो एग्जाम्पल्स है वो है कमिंग टुगेदर के। यहाँ से आपको इतना ही समझना है। और नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, वो है व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। क्या ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से हमारा इंडिया एक फेडरल कंट्री है। तो इसको समझने के लिए हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे, दैट डिक्लेयर इंडिया एज ए यूनियन ऑफ द स्टेट्स। इंडिया क्या है, हमारे आर्टिकल में जो नंबर 1 आर्टिकल है उसमें यही लाइन लिखी है, आर्टिकल नंबर 1। हमारे पास में मोर देन 400 आर्टिकल्स है इस कॉन्स्टिट्यूशन में। पहला आर्टिकल क्या बोलता है, इंडिया इज व्हाट, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ द स्टेट्स, पहला ही आर्टिकल आता है। इस वजह से भी हम बोलते हैं कि हमारा इंडिया एक फेडरल कंट्री है। दूसरी बात, द इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। हमने यहाँ पे पढ़ा था कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट पावर शेयर करती है स्टेट गवर्नमेंट के साथ, और स्टेट गवर्नमेंट पावर शेयर करती है लोकल गवर्नमेंट के साथ। तो ये जो प्रिंसिपल्स है ये फेडरलिज्म के हैं। और हमने ये भी कहा और पढ़ा कि भाई यहाँ पे कुछ यूनिट्स के पास में, यानी स्टेट के पास में पावर ज़्यादा है, किसी के पास कम है, और किसी के पास स्पेशल पावर भी है। तो ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, ये प्रिंसिपल्स आपके फेडरलिज्म के हैं। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर द 2 टायर और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ने भी हमारे यहाँ पे मोर देन 1 लेवल गवर्नमेंट का सिस्टम, 2 टायर गवर्नमेंट था हमारे पास में। पहले था सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा था स्टेट गवर्नमेंट। जो लोकल गवर्नमेंट आज हम लोग बच्चों बात करते हैं वो 1970 के डिकेड में शुरू हुआ था, पहले ये नहीं था। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में 2 ही टायर ऑफ गवर्नमेंट थे, अब हमारे पास में ये 3 हो चुके हैं। अब जो मैंने यहाँ पे लिखा यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, वो आपका ये हो गया सेंट्रल अथॉरिटी फॉर एंटायर नेशन, और दूसरा स्टेट यानी स्टेट गवर्नमेंट। बाद में हमने 3rd टायर ऑफ फेडरलिज्म भी ऐड किया था इन द फॉर्म ऑफ म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायत। ये आपके एलजी हो गए, लोकल गवर्नमेंट, ये हमारे शहरों के लिए और ये हमारे गाँवों के लिए, यानी रूरल एंड अर्बन दोनों डिसेंट्रलाइजेशन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमने यहाँ पे म्युनिसिपैलिटीज़ जो शहरों में होती हैं और पंचायत आपके गाँवों में होती हैं। दीज डिफरेंट टायर्स एंजॉय सेपरेट jurisdiction क्लियरली प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ इनमें और इनमें पावर का डिवीज़न होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा है और साफ साफ वो बोलता है, यानी कि इसका पावर को कोई डिनाई नहीं करेगा। यहाँ हमारा जो सबसे पहली बड़ी गवर्नमेंट है, यहाँ पीएम हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, यहाँ सीएम हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, और यहाँ पे मेयर होते हैं हमारे सिटीज़ में, और यहाँ होते हैं सरपंच या ग्राम सरपंच या प्रधान, ग्राम प्रधान। ये कुछ ऐसे पोस्ट होते हैं जो हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट को लीड करने वाले लोग होते हैं, और ये सारे के सारे लोग लीडर्स रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं लोगों के। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी में हमने पढ़ा, इस तरह से ये लोग चुने हुए होते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर्स। कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरह की पावर डिस्ट्रीब्यूशन होती है, एक है हमारा यूनियन और सेंट्रल, दूसरा होता है स्टेट, एंड थर्ड जो है और वो होता है हमारा कॉन्करेंट। अब यहाँ पे थर्ड जो लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ये लिस्ट क्या होती है और पावर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यहाँ हम लोग डिटेल में देखते हैं। यूनियन लिस्ट की अगर बात करें ना, तो वो सब्जेक्ट होते हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस वाले होते हैं, यानी कि पूरी कंट्री में यूनिफॉर्म वे में लग पाए ऐसे। अब कौन से ऐसे हैं, तो यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट इन्हें लॉ बनाने के लिए पावर रखती है, और यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो डिफेंस, बैंकिंग, फॉरेन अफेयर्स, ऐसे मैटर्स होते हैं, ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जहाँ पे नेशनल या यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के पास में
पावर नहीं होता है कि वो नेशनल सब्जेक्ट को या नेशनल इम्पोर्टेंस वाले सब्जेक्ट को जो यूनियन लिस्ट में शामिल हैं उन पर लॉ बनाने का पावर केवल और केवल यूनियन गवर्नमेंट को रहता है, इसलिए इसे यूनियन लिस्ट बोलते हैं। सिमिलरली यहाँ पे स्टेट के पास में भी पावर होता है, वो अपने स्टेट और लोकल इम्पोर्टेंस एडमिनिस्ट्रेटिव सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाती है। इसका काम स्टेट गवर्नमेंट का ही होता है। इसमें जो सब्जेक्ट होते हैं पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, ऐसे जो स्टेट के लिए होते हैं डे टू डे उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होते हैं, वो सब्जेक्ट आते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट मतलब एक कॉमन लिस्ट। कॉमन लिस्ट मतलब यहाँ स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों मिलके लॉ बना सकते हैं, ऐसा होता है कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें यूनियन गवर्नमेंट और आपकी स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बनाने का पावर रखती है। लेकिन अगर मान लो कहीं दोनों में प्रॉब्लम होता है तो हमने ये कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट मोर पावरफुल होती है, इसीलिए द डिसीजन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट ऑलवेज प्रिवेल। इसमें सब्जेक्ट आपके मैरिज के, अडॉप्शन के, सक्सेशन के, ये सारे मैटर इसमें शामिल है। उसके बाद में हमारे पास में एक नया लिस्ट आया, वो था रेसिड्यूरी लिस्ट। रेसिड्यूरी लिस्ट क्या होती है? इसमें वो सब्जेक्ट आते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसके बाद में आए थे, जैसे साइबर सिक्योरिटी हो गया आपका, डेटा प्राइवेसी हो गया आपका, ये सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद में सब्जेक्ट आए थे। एंड इसका जो काम होता है, मतलब कि इस पे लॉ बनाने का जो पावर होता है वो यूनियन गवर्नमेंट के पास में रहता है। ओनली एंड ओनली सब्जेक्ट नॉट इंक्लूड इन अबव लिस्ट। इस लिस्ट में अगर कोई भी सब्जेक्ट, यहाँ पे जो सब्जेक्ट दिए हुए हैं जो यहाँ पे शामिल नहीं है, वो और भी अगर कोई मान लो नया सब्जेक्ट आता है तो उसको रेसिड्यूरी लिस्ट में शामिल किया जाता है और यूनियन गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है। कि इंडिया किस तरह से फेडरल है, तो यहाँ पे इंडिया जो है उसमें स्टेट्स है जिनमें अनइक्वल पावर है। सम स्टेट्स में स्पेशल पावर और प्रिविलेजेस है, जैसे जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 मैंने समझाया था, और इस बेसिस पे यहाँ पे 370 की वजह से उसका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन था। वो लोग जो बाहर के हैं, मतलब कि जम्मू कश्मीर में नहीं रहते हैं, दे कैन नॉट परचेज प्रॉपर्टी और लैंड फ्रॉम दिस स्टेट। यहाँ से कभी भी वो ये काम नहीं कर सकते हैं। ऐसा स्पेशल पावर हमने प्रिविलेज दिया था जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 की वजह से। सम स्टेट्स एंजॉय वेरी लिटिल पावर। कुछ ऐसे स्टेट है जो एरियाज में बहुत छोटे हैं, दे कैन नॉट बी मर्ज्ड विद एनी अदर स्टेट। इनको भी कम पावर मिला हुआ है, फिर भी इंडिपेंडेंट बनाया हुआ है। जैसे कि हमारे पास में यूनियन टेरिटरीज़ है, ये आपके हमारे इंडिया में आज की, इसमें जम्मू कश्मीर भी आपका ऐड हो जाएगा क्योंकि ये पुराना मटेरियल है मेरे पास में। तो ये जो 7 पहले से हमारे क्या है, यूनियन टेरिटरीज़, ठीक है, यूनियन टेरिटरी यहाँ साथ में आएगा। इनके पास में स्पेशल पावर होता है। अब नेक्स्ट है चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन नीड कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल मेकिंग चेंजेस। इट हैज़ टू बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। 2 हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, विद द 2/3 मेजोरिटी। और पास होने के बाद में अप्रूवल आना चाहिए 2/3 लोगों का। जैसे 545 हमारे लोकसभा के मेंबर है और 250 हमारे राज्यसभा के मेंबर है। इन दोनों का टोटलिंग के बाद में 2/3 आप डिवीज़न करोगे। अब अगर वो उतने में पास होता है मेजोरिटी में, तब कोई भी चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन में किया जा सकता है। इस तरह का हमारे पास में प्रोविजन है। इट इज़ रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर्स ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स। सारे जितने भी हमारे स्टेट्स हैं, कम से कम आधे उसके लिए अग्री भी होने चाहिए, तब जाके कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस हो सकते हैं। एंड जुडिशरी की अगर बात करें, इट ओवरसीज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, लॉ, प्रोसीजर्स, रूल्स, रेगुलेशंस। इसका सुपरविजन का काम जुडिशरी करती है। अगर वहाँ डिस्प्यूट उसे दिखता है तो वहाँ पे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पावर रखता है डिसीजन लेने का, चाहे वो गवर्नमेंट करे, चाहे वो रूलिंग गवर्नमेंट हो, पार्टी हो, ये हम लोग समझते हैं। यूनियन एंड स्टेट कैन रेज रिसोर्सेज फॉर फंक्शनिंग बाय लेविंग टैक्सेस। यानी ये जो हमारे स्ट्रक्चर या लेवल ऑफ द गवर्नमेंट है, वो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी उनके पास में रहती है। दिस मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। ओके, अब कैसे वो हमारे यहाँ पे फेडरल प्रैक्टिस करते हैं ये हम लोग देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड द नेचर ऑफ द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इज द रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। यहाँ हमारे पास में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी में
फीचर्स के साथ में आपने पढ़ा। इस वजह से यहाँ पे ये फेडरलिज्म सक्सेसफुल रहा है। लेट्स लुक एट सम ऑफ द मेजर वेज इन विच दिस हैपन। यहाँ प्रैक्टिस कैसे की जाती है ये हम लोग देखते हैं। इट एंश्योर्स द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, रिस्पेक्ट फॉर द डाइवर्सिटी यानी एकोमोडेशन एंड डिज़ायर फॉर लिविंग टुगेदर। ये सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं हमारे इस फेडरलिज्म के, जो हमारे इंडिया में हम लोग देखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, इस वजह से भी ये है। इसके लिए हमने क्या किया, पहला काम हमने किया है, बहुत सारे स्टेट्स जो बनाए हैं वो लैंग्वेज के बेसिस पे बनवाए हैं, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ द लिंग्विस्टिक स्टेट्स। पहला प्रैक्टिस हमने ऐसा किया कि जितने भी स्टेट्स हैं हमारे, जैसे गुजरात गुजरातियों के लिए, महाराष्ट्र मराठी के लिए, राजस्थान राजस्थानियों के लिए, तो इस तरह से अलग अलग लैंग्वेज बेसिस पे हमने स्टेट्स बनवाए, उनका फॉर्मेशन किया। द क्रिएशन ऑफ द लिंग्विस्टिक स्टेट्स वाज द फर्स्ट एंड द मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर इंडिया ड्यूरिंग 1947 टू 2016। ये बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पर रोल था। आप जितने भी स्टेट देखोगे ना, तो ये है 1947 का भारत, ठीक है ना। पहले इस तरह का था। यहाँ जो आप राजस्थान, ये अजमेर उसकी कैपिटल, ये गुजरात नहीं था, सौराष्ट्र था, और ये पूरा महाराष्ट्र नहीं था, बॉम्बे था। ये हैदराबाद जो तेलंगाना आज है, ये मैसूर है जो कर्नाटका, ये मद्रास है जो चेन्नई है। ये इस तरह से मतलब आपके स्टेट्स बने हुए थे 1947 में। और आज 2016 में आप देखते हो ना, तो यहाँ राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, ये सारे के सारे स्टेट्स हैं। ये बताते हैं कि हमारे स्टेट्स का फॉर्मेशन लैंग्वेज बेसिस पे हुआ है, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए बच्चों। सम स्टेट्स वर क्रिएटेड बेस्ड ऑन द लैंग्वेज, महाराष्ट्र, गुजरात, एंड सम स्टेट्स वर आल्सो क्रिएटेड और फॉर्म बेस्ड ऑन द कल्चर, एथनिसिटी और जियोग्राफी, जिसमें नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड, ये कुछ ऐसे स्टेट है जो कल्चर की वजह से, नागालैंड, एथनिसिटी यानी उनकी अलग अलग कल्चर कम्युनिटी, उत्तराखंड को बनाया गया, और जियोग्राफी के हिसाब से झारखंड को भी बनाया गया। नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज पॉलिसी। अब लैंग्वेज पॉलिसी से भी हम लोग फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करते हैं। कैसे? यहाँ देखो, सेकंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन इज द लैंग्वेज पॉलिसी। यहाँ पे हिंदी जो आइडेंटिफाई की जाती है एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, नॉट द नेशनल लैंग्वेज। ऑफिशियल है। बिसाइड्स हिंदी देर आर 21 अदर लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल लैंग्वेजेस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। आज ये 21 नहीं है, आज हमारे पास में 22 हो गए हैं, 22, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 ऐसी लैंग्वेजेस है जो शेड्यूल लैंग्वेजेस है। क्यों? क्योंकि 1965 में द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पज वाज टू स्टॉप, बट लेटर सेंट्रल गवर्नमेंट अग्रीड टू कंटिन्यू द यूज ऑफ इंग्लिश अलॉन्ग विद द हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पज इन नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स। क्योंकि कुछ ऐसे हमारे स्टेट थे जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती थी, वहाँ इंग्लिश बोली जाती थी। क्योंकि हम अगर लैंग्वेज की दृष्टि से, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें बच्चों, तो यहाँ पे हिंदी हमारे अराउंड 41% हमारी पूरी पॉपुलेशन के लोग बोलते हैं, यानी कि एक बड़ा सा मेजॉरिटी हिंदी नहीं बोलता है। इस वजह से इसे नेशनल लैंग्वेज बनाना एक बहुत बड़ा यूनिटी के लिए खतरा हो सकता है। सो नो इम्पोजिशन ऑफ हिंदी ऑन द स्टेट्स वर पीपल स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज, ये आपको समझना है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे सेंटर और स्टेट रिलेशंस को। यहाँ थर्ड जो हमारा ये प्रैक्टिस वाला प्रिंसिपल है वो है स्टेट और सेंटर का रिलेशन। सम पार्टी रूल्ड द सेंटर, कुछ पार्टी सेंटर में रूल करती है, एंड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट, और वही पार्टी बहुत सारे स्टेट में भी रूल कर सकती है। द स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सरसाइज देयर राइट्स एज ऑटोनोमस फेडरल यूनिट। इसकी वजह से कुछ जो स्टेट गवर्नमेंट है जहाँ पर सेंट्रल वाली गवर्नमेंट वाली पार्टी नहीं है, इसको समझने के लिए आप बीजेपी को देखो। बीजेपी हमारी एक सेंट्रल पार्टी होगी क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट में रूल कर रही है, और उसी की गवर्नमेंट गुजरात में है, अभी राजस्थान में है 2026 में। अब यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो दोनों में ऑटोनोमस बीजेपी का जाता है, पूरा क्रेडिट उनका जाता है। अब पंजाब की तरफ देखें तो वहाँ फॉर एग्जांपल आम आदमी पार्टी चल रही है। अब आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है तो वहाँ दिक्कत तो ये होगी कि भाई वो जो बहुत बड़ी पार्टी है और अलग अलग स्टेट में डोमिनेट करती है, तो वो उसको झुका सकती है, उसके रिलेशन को ब्रेक डाउन कर सकती है। ऐसा हो सकता है और बहुत बार हुआ है।
द सेंट्रल गवर्नमेंट वुड ऑफन मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट दैट वर कंट्रोल्ड बाय राइवल और अपोजिशन पार्टीज। ऐसा सिस्टम भी देखने को हमारे इंडिया में मिला है। सो द राइज ऑफ नेशनल पार्टीज ड्यूरिंग 1996 चेंज दिस सिचुएशन। और 1996 के बाद में ये सिचुएशन बदल गया था, क्योंकि अब कोलिशन गवर्नमेंट आपके बहुत ज़्यादा डेवलप हुई। कोलिशन गवर्नमेंट मतलब पार्टनरशिप, अलायंस बनाती है कोई पॉलिटिकल पार्टी या छोटी मोटी पार्टी बड़ी पार्टी से मिल जाती हैं। एंड इसकी वजह से नाउ नो सिंगल पार्टी गॉट अ क्लियर मेजोरिटी इन द लोकसभा। 1996 के बाद में ऐसा नरेंद्र मोदी 2014 में ऐसा मोदी लहर के नाम से आया था, जिसने क्लियर मेजोरिटी दर्ज की थी लोकसभा में। उसके बाद में आज तक किसी पार्टी ने, और उससे पहले 1996 से पहले बिल्कुल क्लियर मेजोरिटी दर्ज नहीं करवाई है। द मेजर नेशनल पार्टीज फॉर्म्ड अलायंसेज with several regional parties. For example, you can see नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आपका बीजेपी का है एंड यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस आपका कांग्रेस का है, टू फॉर्म द गवर्नमेंट एट द सेंटर। ऐसा भी हुआ है। ये आपके स्टेट और सेंटर के रिलेशन को बताता है। द स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट नाउ बी डिसमिस्ड बाय द सेंट्रल आर्बिट्रेरली, यानी कि अपनी डोमिनेंस की वजह से वो उसको डिसमिस नहीं कर सकती है। द रिजल्ट इज मोर पावर शेयरिंग इन द फेडरेशन देन बिफोर 1990। और उसके बाद में नया टॉपिक है डिसेंट्रलाइजेशन। अब डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है बच्चों? इसकी डेफिनेशन यह है कि अगर पावर सेंट्रल से और स्टेट गवर्नमेंट से लेके इसे लोकल गवर्नमेंट में दिया जाता है तो इसको डिसेंट्रलाइजेशन बोला जाता है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो भी लोकल इश्यूज़ होते हैं, लोकेलिटीज़ के प्रॉब्लम होते हैं, या फिर पैसे को कहाँ निवेश करना है, इन्वेस्ट करना है, स्पेंड करना है और किस तरह से एफिशिएंटली काम करना है, ये लोकल लेवल और लोकल बॉडीज़ को अच्छे से पता है। मतलब ये है कि आपका दुख तकलीफ आप पर्सनली अच्छे से जानोगे, या फिर मैं जानूँ तो मुझे नहीं पता होगा कि भाई मैं आपको दर्द को कैसे समझूं। तो अपना दर्द खुद ही हम लोग जानते हैं। तो वैसे ही प्रॉब्लम जो होती है बॉटम लेवल की, वो बॉटम लेवल के लोग जानते हैं अच्छे से, इसीलिए इसकी रिक्वायरमेंट पड़ी और उसी वजह से यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन इंट्रोड्यूस किया गया। हाउ इट वाज डन, कैसे हुआ ये हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू मेक द थर्ड टायर ऑफ द डेमोक्रेसी मोर पावरफुल इफेक्टिव। इसके लिए उन्होंने कुछ प्रोविजंस बनाए। यहाँ पहला था पंचायत इन द विलेजेस, गाँव में पंचायत होगी, और म्यूनसिपैलिटीज़ होगी अर्बन यानी सिटी में। ये ऐसा बोला गया था सारे स्टेट्स में। कॉन्स्टिट्यूशन को 1992 में चेंजेस किया गया 1992 में, टू मेक द थर्ड टायर मोर पावरफुल एंड ऑफेंसिव। मैंडेटरी रेगुलर इलेक्शंस भी करवाए वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट में। रिजर्वेशन जो है शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का और ओबीसी का, अदर बैकवर्ड क्लासेस का, 1/3 जो सीट थी वो वुमेन के लिए रिजर्व रखी गई है। स्टेट इलेक्शन कमीशन का वहाँ पे अपॉइंटमेंट हुआ फॉर द कंडक्टिंग रेगुलर इलेक्शंस, स्टेट गवर्नमेंट टू शेयर पावर्स एंड रेवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट। ऐसे सारे अमेंडमेंट हुए, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किया गया। फिर जाके 1992 को ये फाइनली और ज़्यादा पावरफुल हुआ। तो मतलब इंट्रोड्यूस कब हुआ? 1975 के बाद। 1975 के बाद में इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन 1992 को और इसे ज़्यादा पावरफुल बनाया गया। अब पंचायती राज सिस्टम जो कि शुरू हुआ, उसका मतलब क्या है? पंचायती राज में पंच जो वर्ड होता है उसमें हेड पर्सन होता है, इसका मीनिंग यानी सरपंच। सरपंच जो है वो आपके डायरेक्टली इलेक्टेड होता है बाय द अडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन दैट वार्ड और विलेज। मतलब ग्राम सभा में जितने भी एक गांव में लोग रहते हैं वो उनका चुनाव करते हैं मिलके आपस में, किसी एडल्ट पॉपुलेशन ही इसका चुनाव करते हैं, यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यहाँ पे लागू होता है। ऑल द वोटर्स ऑफ द विलेज आर आल्सो नोन एज देयर मेंबर्स, यानी कि सारे के सारे जो वोटर होते हैं उस गाँव के, वो मेंबर्स होते हैं उस गाँव के। दे मीट एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर, एक साल में 2 या 3 बार उनकी मीटिंग होती है। दे डिस्कस अबाउट द एनुअल बजट एंड रिव्यू द परफॉर्मेंस, क्या हुआ क्या नहीं हुआ गांव। वो मीटिंग करते हैं, गांव में किस तरह से चेंजेस करना है, रिफॉर्म करना है एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए। इट इज़ द डिसीजन मेकिंग बॉडी। जो ग्राम सभा होती है वो डिसीजन मेकिंग पावर होता है उनके पास में, ये वो बॉडी पूरे गाँव में अप्लाई होती है। एंड फिर ग्राम पंचायत जो है वो एक मिलके पंचायत समिति या ब्लॉक समिति या मंडल समिति का निर्माण करते हैं, और ये सारी मंडल या ब्लॉक
मिलके जिला परिषद बनाते हैं। इनके मेंबर जो है हमारे एमएलए एमपी वो भी इनके मेंबर होते हैं, यहाँ से भी वो इलेक्टेड होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ हम लोग देखेंगे कि भाई लोकल गवर्नमेंट जो है ना, म्यूनसिपलिटीज़ जो है वो टाउन्स में होती है और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो होते हैं वो बिग सिटीज़ में होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ पे जो म्यूनसिपल चेयरपर्सन होता है वो उसका हेड होता है और यहाँ पे मेयर होते हैं सिटी में, तो चेयरपर्सन और मेयर ये आपको पता होना चाहिए। दे ऑल आर इलेक्टेड एंड दिस इज कॉल्ड द इलेक्टेड बॉडी, दे कंसिस्ट ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। डिसेंट्रलाइजेशन में लोकल गवर्नमेंट इज द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन डेमोक्रेसी कंडक्टेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अबाउट 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम पंचायत एंड म्यूनसिपलिटीज़ हमारे अभी इंडिया में है। इट हैज़ आल्सो इंक्रीज्ड वुमेन्स रिप्रेजेंटेशंस, पार्टनरशिप, वॉइस इन देयर choice in our country, but at the same time there are many problems we face like the election or other local governments, ग्राम पंचायत are not held regularly, मतलब कि इलेक्शन रेगुलर नहीं हो रहे, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एंड दूसरा प्रॉब्लम है ट्रांसफर्ड सिग्निफिकेंट पावर्स, कुछ पावर जो है ना वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं एंड हैव गिवन एडिक्वेट रिसोर्स टू द लोकल गवर्नमेंट, यहाँ पे रिसोर्स नहीं मिलना, ये भी एक प्रॉब्लम है। So we are thus still a long way from the realizing the ideal of self government। ये लोकल गवर्नमेंट इसलिए दिया ताकि सेल्फ गवर्नमेंट हो सके। सो बच्चों यहाँ पे ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है। सो थैंक यू अ लॉट, ऑलवेज कीप लर्निंग एंड हैप्पी लर्निंग के साथ आप पढ़ते रहो। लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ एंड थंब इम्प्रेशन आपका बनता है रोज़ की तरह, आपने जो प्रेम दिया है उसको और बढ़ाना है हमें, और बेल आइकन को दबा के जाना। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।